Let's start the chapter Nazism and the Rise of Hitler. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जर्मनी में कैसे हिटलर पावर में आया, कैसे शुरुआत में लोगों ने उसको पूरा सपोर्ट दिया. So, in the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. तो 1945 में 11 साल का एक बच्चा है हेलमत, जिसने अपने माँ बाप को बड़ी सीरियस बातें करते हुए सुना जब वो अपने बेड पर लेटा हुआ था. Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews. The crippled and Jews. तो वो बात कर रहे थे कि वो उनके जो फादर थे हेलमत के, वो बता रहे थे कि अब जो एलीज है, अभी हम बात करेंगे एलीज कौन थे. एलीज वो अब हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल, जो बहुत लाचार और जूस के लोगों के साथ जो हमने किया, वो हमारे साथ करेंगे. मतलब जो नाजीज के लोग हैं वो कितना बुरा किए थे जूस और वहाँ के जो क्रिपल लोगों के साथ, तो अब वो इतना वो सेम चीज़ अब उनके साथ करेंगे. तो इस बात से हेलमत के फादर बहुत डरे हुए थे. हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और इस डर की वजह से हेलमत के फादर ने अपने आप को गोली मार ली. Although Helmut may not have realized all that it meant, उस समय तो हेलमट को पता भी नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ. His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. अब इसका एक रीज़न क्या था कि ना वो जो उसके फादर थे, वो नाज़ी के सपोर्टर थे, जो हिटलर की पार्टी का नाम है नाज़ी, और एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े सपोर्टर थे. और इसलिए जब हिटलर हारा तो उन्होंने डर के मारे सुसाइड कर लिया. The elite powers were initially led by the UK and France. तो जो elite power, जो एलीज जिसकी अभी बात कर रहे थे, उसमें शुरुआत में केवल यूके और फ्रांस के लोग थे. 1941 they were joined by the USSR and USA, और उसके बाद रशिया और यूएसए ने उसको ज्वाइन कर लिया. They fought against the Axis power. उन्होंने एक्सिस पावर जिसका नाम, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे. तो एक तरफ यूके, फ्रांस और रशिया और अमेरिका था, और एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, जिनको एक्सेस पावर बोलते हैं. और यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, यूएसए के जो ग्रुप था उसको एलीट पावर्स. Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war, which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर किया. मतलब कुछ खास ग्रुप के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को उन्होंने सिलेक्टेड तरीके से मारा. क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, किसको ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठा के वहाँ के जूस को, वहाँ के जो अभी बात करें क्रिपेड लोग थे, उनको मारना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड जेनोसाइडल वॉर. द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 million Jews, 20,000 gypsies, so 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled. तो इसमें लगभग 6 मिलियन, मतलब 60 लाख जूस और 20,000 जिप्सीज को मारा गया. 10 लाख पॉलिश सिविलियंस थे, उनको मार दिया गया. और 70,000 जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे, उनको मार दिया गया. सोचो कितना मास किलिंग की गई हो, कितने ह्यूज लेवल पे अपने ही देश के लोगों को बुरी तरह मार दिया गया, ताकि जो नाजीज है वो आसानी से वहां पे राज कर सके. लेकिन जब the Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारा जर्मनी, तो जो एलीज थी वो इतनी हार्ड नहीं होना चाहती थी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलीज हार्ड थे. तो इस बार वो चाहते थे कि कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले और बार बार ये वॉर्स ना हो. बर्थ ऑफ द वेइमार रिपब्लिक. तो पहले बात करते हैं कि पहले तो जर्मनी राजा के अंडर में थी, तो ये कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, कैसे वहाँ पे वेइमार रिपब्लिक, एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश किया.
Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1940 to 1980 alongside the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. तो जर्मनी जो एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की शुरुआत में, उसने वर्ल्ड वॉर लड़ा और जिस जो किसके खिलाफ लड़ा? एलीज के साथ, जो जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कब से शुरू होता है? 1914 से लेकर 1918 तक। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। तो जर्मनी को शुरुआत में जीत भी मिली, उसने फ्रांस और बेल्जियम के कई सारे एरिया को अपने अंडर में ले लिया। However, the allies strengthened by the US entry in 1917 won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918। लेकिन जब एलीज का साथ देने के लिए यूएस आ गया तो 1917 में जर्मनी 1917 में यूएस की एंट्री होती है वॉर में, और डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918, और 1918 नवंबर को जर्मनी हार जाता है। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। और जब जर्मनी हार जाता है तो उस समय जर्मनी राजा के अंडर में था, तो एब्डिकेशन मतलब राजा वहां से भाग जाता है। जिससे पार्लियामेंट्री जो पार्टी होती है, जो वेइमार रिपब्लिक है, उसको मौका मिलता है वहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करने का। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure। उसके बाद एक नेशनल असेंबली जो बनती है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जिसमें वेइमार जो है मेन पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे स्टैब्लिश करती है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ वहाँ स्टैब्लिश होते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है। दिस रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव वेल बाई इट्स ओन पीपल। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, उनके खुद के लोग, इनके खिलाफ बहुत सारे लोग उनके सपोर्टर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विद एलीज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो जब ये जर्मनी हार जाती है तो जर्मन जो एलीज है उनको छोड़ने के बदले में एक ट्रीटी करते हैं जिसको बोलते हैं वर्साइल्स ट्रीटी, जिसमें वो बोलते हैं कि हम पूरे जर्मन को कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बहुत सारी शर्तें हैं जो वेइमार रिपब्लिक को माननी पड़ेगी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज। तो जर्मनी को क्या हुआ, जो उसकी ओवरसीज कॉलोनीज थी, जो जर्मनी ने जिसको कब्जा किया था, उस वो उसके पूरे जो एरिया थे वो उसके कंट्रोल से हटा दिए गए। उसके अपने 13% टेरिटरीज को उनसे हटा लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। और उनके आयरन और कोल, 75% उनके आयरन का और 26% ऑफ कोल को उनको फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा एज अ वॉर रिपरेशन। जो क्योंकि इन्होंने फ्रांस और उसको हराया था, तो वहाँ को जो नुकसान हुआ था उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए उनको ये पैसे देने पड़ रहे थे। Germany was forced to pay compensation amounting €6 billion। तो जर्मनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा था, क्योंकि या तो वो कॉम्पनसेशन दे या उनको पूरी तरह जर्मनी के जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी पावर खत्म हो जाएगी, दूसरे कंट्री के लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। The Allied armies also occupied the resource rich Rhineland for much of the 1920s। तो जो एलीज की आर्मी थी उन्होंने रिनलैंड, जो उनका बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल एरिया था जर्मनी का, उसको भी 1920 में कब्जा कर लिया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो बहुत सारे जर्मन के लोगों ने वेइमार रिपब्लिक को ही बोला कि वेइमार रिपब्लिक की वजह से हम वॉर भी हारे, और ये जो वर्साइल्स की ट्रीटी हुई जिसमें इतना सारा पैसा देना पड़ गया, ये सारी गलती किसकी है? वेइमार रिपब्लिक की। और इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला गया, क्योंकि नवंबर में ही हारी थी और नवंबर में ही ये ट्रीटी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि इतनी
इतनी शर्तों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वॉर का क्या इफ़ेक्ट हुआ? From a continent of creditors, Europe turned into one of the debtors. तो पहले यूरोप एक बहुत स्टैब्लिश कॉन्टिनेंट था जो लोगों को पैसे देता था, अब वो पैसे लेना शुरू कर दिया वॉर के बाद। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. और वेइमार रिपब्लिक जो अभी नई नई सरकार उसकी बनी थी वहां पे, उसको सारे कॉम्पनसेशन देने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसको अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो वो सारे पैसे 6 बिलियन यूरोज़ और कई सारी उसकी टेरिटरी चली गई, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था। तो जो वेइमार रिपब्लिक है, वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी बिना पैसों के। Weimar Republic, mainly socialists, Catholics, and Democrats became easy targets of attacks in the conservative nationalist circles. और जो वेइमार रिपब्लिक थी जिसमें कैथोलिक, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स थे, उनको जो कंजर्वेटिव्स थे, वो बड़े आसानी से अटैक करते थे। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और क्योंकि वर्साइल्स का ट्रीटी, वो ब्लेम करते थे कि उनकी वजह से इतना पैसा देना पड़ गया, जबकि रियलिटी ये थी कि अगर वो पैसे नहीं देते तो एलीज जो रशिया, फ्रांस है, वो इस जर्मन को कब्जा कर लेते। लेकिन इसको बचाने के लिए जो वेइमार ने एक ट्रीटी की, जो एक समझौता किया, उसमें उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ गए। The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये हार गए थे, लेकिन इसका वहाँ के सिविलियंस, वहाँ के लोगों पे बहुत फर्क पड़ा। वहाँ के अब आर्मी जो हार चुकी थी, लेकिन उनको अब बहुत रिस्पेक्ट मिलना, उनको बोला गया कि ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, यही हमको बचा सकते हैं। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. और जो पब्लिसिस्ट थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, वो बोलते थे कि अब आगे ऐसी हार ना मिले हम लोग को, तो सारे मेन को बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, अग्रेसिव होना पड़ेगा। मैस्कुलिन मतलब मेन की क्वालिटी रखनी पड़ेगी। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और मीडिया ने ग्लोरीफाई, पेपर में आने लगा कि ट्रेंच लाइफ बहुत अच्छी है, जो आर्मी जहाँ पे रह रही है वो बहुत अच्छी है। द ट्रूथ हाउ एवर वॉज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लिव्स इन दीज ट्रेंचेस। तो जो लेकिन असलियत यह थी कि आर्मी की हालत बहुत खराब थी। ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस। और वहाँ पे जहाँ पे ट्रेंचेस में रह रहे थे, वहाँ पे अ, केवल लाशें ही लाशें थी, वहाँ पे चूहे उसको खा रहे थे। और यहाँ मीडिया बता रही थी कि हमारे आर्मी कितनी सैक्रिफाइस कर रही है, जिसको भी देश के लिए सैक्रिफाइस करना है वो सोल्जर्स बनने चाहिए। तो इस तरह बहुत बुरी हालत में से के दौर से गुजर रहा था जर्मनी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो कैसे पॉलिटिकल चेंज आया, रेडिकल आइडिया है कि कुछ जो नई नई चीज़ों को लाना चाहिए, और इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे थी, पैसे की बहुत दिक्कत थी वहाँ। The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Separatist League. अब वेइमार रिपब्लिक तो वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन वह सेपरेटिस्ट लीग भी बन गया। उसके खिलाफ भी लोग बात कर रहे थे, और जो एक अलग सोसाइटी बनाने का डिमांड कर रहे हैं। In many cities, the political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet style governance। और बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, वहाँ पे अब डिमांड हो रही थी कि हमारी गवर्नमेंट को सोवियत स्टाइल में गवर्नेंस चाहिए, जैसे कि रशिया में गवर्नमेंट है। द वेइमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो वेइमार रिपब्लिक ने जो वहाँ पे वहाँ के जो सैनिक थे, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ के जो सैनिक थे जो वॉर हार चुके थे, उसकी मदद से इस रेवोल्यूशन को दबा दिया, क्रश कर दिया। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वेटरन्स बताते हैं, जो पुराने पुराने जो सैनिक थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते थे फ्री कॉप्स। उनकी मदद लेके वेइमार रिपब्लिक ने रेवोल्यूशनरी को दबा दिया।
पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन क्या हुआ, 1923 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रेपरेशन इन गोल्ड। और जर्मनी को बहुत सारा पैसा और गोल्ड देना पड़ा। रेपरेशन मतलब होता है कॉम्पनसेशन। जब आपकी वजह से किसी का नुकसान हो तो उसको आपको पैसा देना पड़ता है। इट्स कॉल्ड रेपरेशंस। This depleted gold reserves at a time resources were scarce। और इसकी वजह से वहां का जो पूरा गोल्ड का रिजर्व था वो एकदम खत्म होने की कगार पे आ गया। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। और जर्मनी ने 1923 में सारा पैसा और पैसा देने से मना कर दिया और रूर जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया था उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। Germany retaliated with passive resistance। जब फ्रांस ने जर्मनी के रूर के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी रिटेलिएट विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। और जब फ्रांस ने ऐसा किया तो जर्मनी ने अपने आप पैसिव रेजिस्टेंस किया। वो उन्होंने वॉर नहीं लड़ी, इन्होंने खूब सारा पैसा अपने आप पेपर करेंसी छाप दी, recklessly बिना सोचे समझे। With too much printed money in circulation, the value of the German mark fell। और इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई। In April, the US dollar was equal to 24,000 marks। तो मतलब एक यूएस डॉलर की कीमत 24,000 जो है जर्मन का पैसा हो गया। और वो 3,53,000 हो गया जुलाई तक। और अगस्त आते मतलब विदिन केवल एक महीने में 46,21,000 का वो एक डॉलर हो गया। और 98,86,000 का एक डॉलर हो गया। मतलब एक डॉलर के बदले 98 लाख आप ले सकते थे जर्मन का पैसा। तो इतनी महंगाई बढ़ गई जिसकी वजह से the crisis came to be known as hyperinflation situation when prices rise phenomenally high। और हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए। तो जर्मनी का ये स्टेप और वेइमार रिपब्लिक का ये स्टेप उनके ऊपर बहुत भारी पड़ा। Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan। तो अमेरिकन ने जर्मनी की हेल्प की और उनको एक डॉज प्लान दिया विच रिवर्क्ड द टर्म्स ऑफ रिपरेशंस टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन। और जिसमें उन्होंने सबको बैठा के समझौता कराया कि वो इतना पैसा नहीं दे सकते और अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प भी की। तो उन्होंने सारे सिस्टम को जर्मनी के ठीक करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। The years between 1924 to 1928 saw some stability। तो जब अमेरिका ने मदद की तो जर्मनी की हालत 1924 से लेकर 1928 तक कुछ ठीक थी। Yet this was built on sand। लेकिन ये सब किस पे? रेत पे बना था। मतलब बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans largely from the USA। तो जितनी भी जर्मन की इन्वेस्टमेंट थी वो सब किसकी मदद से चल रही थी? यूएस की मदद से। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। लेकिन जब यूएस का खुद का वॉल स्ट्रीट जो वहाँ का जैसे शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा मार्केट है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वो क्रैश हो गया। जब उसकी हालत खराब हुई इन 1929, fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares। और उसमें लोगों ने अपने बहुत तेजी से शेयर बेच दिए जिससे शेयरों के दाम बहुत नीचे चले गए। On a single day, 24 October, 13 million shares were sold। This was the start of the Great Economic Depression। और 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वहां पर एक ही दिन में बिक गए जिससे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। बहुत तेजी से इकोनॉमी अमेरिका की भी चली गई, डाउन डाउन हो गई। द नंबर ऑफ जिसकी वजह से सबसे बुरी कंडीशन किसकी हुई? जर्मनी की। The number of unemployed touched an unprecedented 6 million। और वहां के लगभग 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। On the streets of Germany you could see men with placards। तो वो एक बोर्ड लेकर अपने गले में टांग के चलते थे
दे आर नेक्स्ट सेइंग विलिंग्स टू डू एनी वर्क। उसमें लिखा होता था कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो वो लिख के घूमते थे कि कोई भी काम दे दो हम लोग करने को तैयार हैं, बस उनको खाने के लिए पैसे चाहिए, ताकि वो अपनी फैमिली को टेक केयर कर पाएँ। Business got ruined. This section of society were filled with the fear of proletariatization. Proletariatization का मतलब होता है कि जब an anxiety of being reduced to the marks of the working class, तो जितने भी बिजनेस क्लास के लोग थे जो अच्छी जॉब में थे, उन्होंने सोचा कि अब ये इस क्राइसिस की वजह से अब उनको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स की तरह काम करना पड़ेगा, लेबरर्स की तरह कोई भी काम करना पड़ सकता है। तो ये डर पूरे जर्मनी में फैल गया था। पॉलिटिकली टू द वेइमार रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, और वेइमार रिपब्लिक पूरी तरह फ्रेजाइल निकली, पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सिचुएशन को संभालने में केपेबल नहीं थी। Article 41, 48, which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule of by decree. तो वहाँ पे एक आर्टिकल था जिसमें प्रेसिडेंट को ये पावर थी कि वो इमरजेंसी लगा सके और वहाँ के रूल को फॉलो कराए। Within short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinet lasting on an average of 239 days. तो वेइमार रिपब्लिक जो कुछ ही सालों के लिए वहाँ पे थी, 239 डेज में वो एक बार उसकी उसकी पूरा जो सपोर्ट है कोलैप्स हो जाता था। एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और बार बार प्रेसिडेंट के पावर को यूज करना पड़ता था। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system. और इस तरह इतनी सारी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ के लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठ गया था। अब उनको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनको उनके सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर कर पाए, और वो उनको इस प्रॉब्लम से निकाल पाए। इसीलिए वहां पर कौन आता है, हिटलर। तो हमने अभी तक ये जितनी भी चीजें पढ़ी, ये सारी रीजन थे कि क्यों हिटलर पावर में आया जर्मनी में। तो कि वेइमार रिपब्लिक के फेल होने की वजह से, जर्मनी के ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम होने की वजह से, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के कोलैप्स होने की वजह से, जो उनकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही थी, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ रही थी, हम लोग एक ऐसा राजा या ऐसा लीडर चाहते थे जो उनको इस प्रॉब्लम से निकाल सके।